In the previous video, we studied about the rules of present continuous tense. But now you will study some golden rules and other things of present continuous tense. देखिए स्टूडेंट्स, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 7 रूल्स को पढ़े थे। गोइंग टू के बारे में मैंने बताया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। गोइंग टू का प्रयोग हम डिटेल में किस प्रकार से, मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो गोइंग टू का प्रयोग स्टूडेंट ध्यान देना, इंटेंशन दिखाने के लिए। सबसे बड़ी बात आती है इंटेंशन, ठीक है ना। इंटेंशन में होता है इरादा, और लाइकलीहुड, ठीक है, लाइकलीहुड संभावना। दो चीज़ें स्टूडेंट ध्यान देना। गोइंग टू का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेंशन दिखाने के लिए, इंटेंशन को हिंदी में कहते हैं इरादा, और लाइकलीहुड को कहते हैं संभावना दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, माय फ्रेंड इज going to buy a new car next week। देखिए स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। मेरा मित्र अगले सप्ताह एक नई कार खरीदने जा रहा है। अब स्टूडेंट इसमें ध्यान देना, इसमें इरादा यानी जिसको मैंने लाइकलीहुड नहीं इंटेंशन लिखा हुआ है, इसमें मेरे मित्र का इरादा है कि वह अगले सप्ताह एक नई कार खरीदेगा। देख लीजिए, आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड एस्टरडे अगर आप करेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने एस्टरडे क्यों बोला? क्योंकि स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, मैंने नेक्स्ट वीक लिखा है, और एस्टरडे जब आप कर रहे हो तो एस्टरडे बीता हुआ समय में चला जा रहा है। तो जब भी आएगा एस्टरडे के विपरीत, एस्टरडे के अपोजिट वाला एडवर्ब आएगा, मतलब फ्यूचर वाला एडवर्ब आएगा। अब उसमें नेक्स्ट आ सकता है, फॉलोइंग आ सकता है, टुमारो आ सकता है, ठीक है ना, टुडे भी आ सकता है, लेकिन एस्टरडे नहीं आएगा स्टूडेंट। तो माई फ्रेंड या आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या टुमारो, आप ऐसे बोलोगे तो उसमें भी आपका इरादा है। लेकिन संभावना, आप संभावना वाला कोई ऐसे, जैसे आई एम गोइंग टू रिसीव द अवार्ड इन द स्कूल, ठीक है। देखो, आई एम गोइंग टू रिसीव द अवार्ड इन द स्कूल, मैं विद्यालय में, ठीक है, पुरस्कार प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब इस बात को समझो, पुरस्कार प्राप्त करने जा रहा हूँ अर्थात पुरस्कार मिलने की मुझे संभावना है। कहने का मतलब उसने स्कूल में अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, अंक अच्छे पाए हैं, अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, जो भी फंक्शन होने वाला है, एनुअल फंक्शन है, उसमें उसको अवार्ड मिलने की संभावना है। उसको भी पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वह ऐसे बोल सकता है, आई एम गोइंग टू रिसीव द अवार्ड इन द स्कूल, स्कूल में मैं, ठीक है, पुरस्कार पाने जा रहा हूँ, ऐसे वो बोल सकता है, क्योंकि इसमें संभावना की बात आ रही है। एक चीज़ याद रखना, अब लाइकलीहुड में और इंटेंशन में अंतर क्या है। ये इंटेंशन हो गया, लाइकलीहुड, तो इनमें अंतर इतना है स्टूडेंट कि इरादा जो होता है उसमें खुद आप काम करते हो। देखो, माय फ्रेंड इसमें मित्र जो है वह नई कार खुद खरीदने जा रहा है, यह खुद की इसमें बात होती है, यानी खुद का इरादा होता है। इस वाले इरादा वाले में इसमें खुद का कार्य करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, जो भी काम होगा वह स्वयं आपका होगा, वह आपसे ही रिलेटेड करेगा। दूसरी बात, इसमें जो भी संभावना होगी, ठीक है, वह आपके द्वारा नहीं, किसी के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसकी संभावना आपके लिए होगी। देख लो, अब यहाँ पे स्कूल वाले, अगर स्कूल अथॉरिटी के लोग वहाँ के अवार्ड देंगे तभी आप लेंगे,
ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, देख लीजिए। लेकिन इसमें देखो ये आपके हाथ में है, आप जब चाहो तब कार खरीद सकते हो। तो इरादा में आपका खुद का इरादा होता है, खुद का इन्वेस्ट होता है, लेकिन लाइक्लीहुड में किसी दूसरे का होता है। जैसे इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होने जा रही है, इसमें आपका कुछ नहीं है, ये एक एटमॉस्फेयर है, बारिश होने का मौसम है तो हो रही है। तो स्टूडेंट मैं यही बताना चाहता था कि गोइंग टू का प्रयोग इंटेंशन और लाइक्लीहुड को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटेंशन ऐसा होता है जिसमें खुद की बात होती है, खुद का इरादा होता है। ठीक है, यह स्वयं से संबंधित होती है, सारी बातें, सारा एक्शन, सारा कार्य। लेकिन इसमें दूसरों से रिलेटेड होता है, उसमें आपका कुछ नहीं होता, केवल आप कल्पना कर सकते हो कि यह संभावना बन सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो है 8वां रूल था, इस प्रकार से आपका बनेगा। लेकिन स्टूडेंट इसके अलावा कुछ गोल्डन रूल हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब गोल्डन रूल में देखो ऐसा होता है, जैसे हम गोल्डन रूल की बात करें, ये आपके गोल्डन रूल्स हो गए हैं, यही ना, ये गोल्डन रूल्स हो गए हैं। गोल्डन रूल्स में सबसे बड़ी बात स्टूडेंट एक चीज़ समझ जाना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़रा देखना। मान लो मैं इधर राइट लिख दिया, इधर मैं नो लिख लिया, ठीक है, इधर मैं लिए रन लिख दिया, और इधर मैं, ठीक है, हियर लिख दिया, इधर मैं प्ले लिख दिया, और इधर मैं इमेजिन लिख दिया, इधर मैं ब्रेक लिख दिया, इधर मैं रिमेंबर लिख दिया। ठीक है, इधर मैं, ठीक है, हेल्प लिख दिया, इधर मैं लिख दिया हेट। अब स्टूडेंट याद रखो, मैंने एक छोटा सा बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो ये जो राइट वर्ड है, आप जानते हो, लिखना, दौड़ना, खेलना, तोड़ना, सहायता करना। एम आई राइट? नो, जानना, सुनना, कल्पना करना, याद करना, घृणा करना। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी क्रियाएं, अभी तो रूल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसी क्रियाएं यानी इंग्लिश की ऐसी वर्ब्स जिनसे कार्य का, ठीक है, पता चलता है, अर्थात जब कार्य होता है तो उस कार्य को देखा जाता है, उस कार्य को समझा जाता है। तो वह क्रिया जो होती हैं वह किसी भी टेंस में आ सकती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों में आ सकती हैं। देख लो, राइट, देखो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने ही, आप देख रहे हो कि नहीं? देखो मैं लिख रहा हूँ, ये सब अभी लिखा तो आपने देखा। अभी कोई बच्चा दौड़ रहा है, वो भी देखेंगे आप, हम भी देखेंगे। प्ले, कोई खेल रहा है, कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो वो भी देखेंगे। ब्रेक, कोई चीज़ आप तोड़ रहे हो तो वो भी आप देखोगे। हेल्प, किसी की कोई मदद कर रहा है तो वो भी देखेगा। ठीक है, तो लेकिन ये जो हेल्प देख रहे हो ना, ये जो काम होता है हेल्पिंग हो सकता है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग हिम, सही है। लेकिन इस पे आ जाते हैं स्टूडेंट, नो, जानना। जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूँ, बताओ कैसा, आप कहाँ देख रहे हो? जैसे राइट है तो मार्कर हाथ में है या पेन है, लिख रहे हैं, देखो लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए लिख रहे हैं तो आप देख रहे हो। लेकिन नो, मैं आपको जानता हूँ या जान रहा हूँ, ये आप कहाँ देख रहे हो? जानना कैसा लग रहा है, कैसे आप जान रहे हो? क्या यह कहीं दिख रहा है? जानने की क्रिया, जो जानने का काम हो रहा है वह कहीं दिख रहा है? नहीं। हाँ, ये काम देख रहे हो आप, देखो मैं इतना अभी लिखूँगा या लिख रहा हूँ तो आप देख रहे हो, आप भी लिखते हो तो देखते हो। लेकिन आप किसी को जानते हो तो वह जानने का काम कैसा होता है, वो किस प्रकार किया जाता है, नहीं देख पाओगे। हियर, सुनने का काम, देखो आप पढ़ रहे हो, टीचर की बात को सुन रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपके बगल वाला, आपके पीछे वाला स्टूडेंट भी कुछ बोलता है, सुनते सुनते आपको ऐसी भी आवाज़ आती है। रास्ते पे जा रहे हो, गाड़ियों की आवाज़ आती है, न चाहते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें सुनते जाते हो।
क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आप जिसके आवाज़ को सुनना चाहो उसी को सुन सको? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, मेडिटेशन अंतर ध्यान के द्वारा हो सकता है कि हम एक ही चीज़ पे फोकस करें, वो बड़ी आगे की बात है, कर नहीं पाते लोग, तब भी आपके कान में आवाज़ आती है। तो अब सुनना कैसे सुनते हो? ठीक है, वह सुनने का काम कैसा होता है? कोई देख पाता है? नहीं देख पाता है, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए खेल रहे हैं और उधर कोई चिल्ला रहा है, तब भी तो हमारे कान में चिल्लाहट आ रही है, जबकि हम काम कर रहे हैं खेलने का। खेलने का काम तो दिख रहा है, लेकिन सुनने का काम कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इमेजिन, वही बात आ गई, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ठीक है बुक इसी तरफ खोले हो, पढ़ रहे हो, और आपके मन में कोई स्टोरी पढ़ रहे थे और उसके सीन पे चले गए, पढ़ते पढ़ते उस सीन पे चले गए और कल्पना कर रहे हो कि यार वहाँ मैं होता तो ऐसा करता, यह होता तो ऐसा होता, ये होता, कर रहे हो ना कल्पना। लेकिन कौन समझ रहा है कि आप कल्पना कर रहे हो? वो कल्पना करने का काम कहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स। वही हाल है, रिमेंबर, आप किसी चीज़ को, बीती हुई बात को याद कर रहे हो, कहीं दिख रहा है कि कहाँ याद कर रहे हो? नहीं याद कर रहे हो। ठीक है, हम ऐसे कहीं याद कर रहे हैं, ये तो आपकी अवस्था है। याद कैसे पता चलेगा कि आप याद कर रहे हो सकता है ऐसे किए हो और किसी को गाली दे रहे हो, हम कैसे जाने कि याद कर रहे हो? लेकिन हाँ, ऐसे खेल रहे हो तो सबको लग रहा है, दौड़ रहे हो तो सबको लग रहा है, लिख रहे हो तो सबको लग रहा है। तो ये इसको भी नहीं कर सकते, घृणा, किसी से घृणा कर रहे हो तब भी आप नहीं उस घृणा करने वाले काम को नहीं देख सकते। 1 किलो घृणा करते हो कि 2 किलो घृणा करते हो, 1 क्विंटल करते हो कि 10 पसेरी करते हो, कितना करते हो, कितना कल्पना करते हो, इतना करते हो, इतना करते हो, इतना करते हो, इतना करते हो, कितना करते हो? अगर मैं आपसे पूछूं किसी से घृणा करते हो, आप कहते हो मैं उससे घृणा करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से घृणा करता हूँ। तो मैंने पूछ दिया आप अपने फ्रेंड से कितना घृणा करते हो? इतना, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, बता ही नहीं पाओगे। तो आप खाली कहोगे मैं उससे बहुत घृणा करता हूँ। चाहे आप वेरी मच बोल दो, चाहे टू मच बोल दो, चाहे अनलिमिटेड बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन आप तौल के नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये सब भावनाएं हैं, ये भावनाएं वाली क्रिया हैं, ये इंद्रियों वाली क्रिया हैं, ये इमोशनल वाली क्रिया हैं, इमोशंस, भावनाओं वाली क्रिया हैं। लेकिन ये जो है ना, ये एक्शन वाली क्रिया है, ये जो है एक्शन वाली क्रिया है। इन क्रियाओं को आप करते समय देखोगे, इन क्रियाओं को करते समय नहीं देखोगे। स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, ठीक है, ऐसी। अब बात आती है, इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। आप समझ जाओ, अब इसमें थिंक है, इमेजिन है, ठीक है, रिकॉल है, रिकलेक्ट है, हेट है, लव है, वो फॉरगेट है, आपको हज़ारों वर्ब मिल जाएंगी। लेकिन आपको पहचान कैसे करना है स्टूडेंट? बस आपको मैं इतना बता दूं, आपको बस ऐसे पहचान करना है कि जिन क्रियाओं को करते समय हमें उस कार्य को देखना पड़े, हम उस कार्य को देख सकें, तो वह क्रिया दोनों में यूज हो सकती है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों में प्रयोग की जा सकती है। लेकिन ऐसी क्रियाएं, जिन क्रियाओं को हम, ठीक है, जब क्रिया हो रही है, उससे काम हो रहा है, उस काम को हम देख न सकें, उस काम को हम देख न सकें, तो ऐसी क्रिया का प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अपवाद भी है, मैं आपको बता दूं, इन क्रियाओं में अपवाद भी है। जो भावनाओं वाली क्रिया हैं, जो सेंस ऑर्गन से समझ में आती हैं, जो इंद्रियों से समझ में आती हैं, ऐसी क्रियाओं में अपवाद भी है, क्योंकि एक ही वर्ब का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, तो वहाँ अपवाद हो जाता है। तो उसको हम बताएंगे। समझ में आ रहा है ना ये? अब जैसे मैं मान लो, सपोज दैट कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ, गौर से देखना। अगर कोई एग्जाम्पल लिख, जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूँ, अगर हिंदी में लिखूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो ये लिखोगे ना, आई एम नोइंग यू। ठीक है स्टूडेंट्स,
आप हिसाब से तो यही होगा, मैं तुम्हें जान रहा हूँ कंटिन्यूअस है मैं का है, ठीक है, आई हो गया, एम इसके साथ जान रहा हूँ तो नोइंग, तुम्हें का यू, क्लियर, ये तो आप भी समझ रहे हो। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसको हम ऐसे लिखें आई नो यू, तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर सेंटेंस में रहा रही आया तो आईएनजी लगेगा, 100% आप सही बोल रहे हो। लेकिन बात वही आती है स्टूडेंट, ऐसी क्रियाएं जिनको काम को देखा ना जा सके उस क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक वचन बहुवचन के अनुसार ऐसे यस का भी प्रयोग करते हैं, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन उसका प्रयोग जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होगा। आप चाहो तो इसको कहो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, चाहे तो आप कहो मैं तुम्हें जान रहा हूँ, दोनों को एक ही आप लिखोगे। चाहे लिखो आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, चाहे लिखो आई एम हेटिंग यू, तो वहाँ पर हेटिंग जब लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आई एम हेटिंग गलत है तो लिखोगे आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा कर रहा हूँ। यानी इसमें आईएनजी नहीं लगाओगे फिर भी यह सेंस देगा कंटिन्यूअस टेंस का, याद रखना। इसमें आईएनजी नहीं, ये सेंटेंस आपका गलत है, इनकरेक्ट है। आईएनजी नहीं लगेगा तब भी कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी का अर्थ देगा। अगर आईएनजी नहीं लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इंडेफिनिट टेंस का भी अर्थ देता है, और कंटिन्यूअस टेंस का जैसा जहाँ मिले अर्थ वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट? लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 100% आईएनजी इसके साथ नो के साथ आईएनजी लगता भी है। आप जैसे ऐसे भी आ सकता है नोइंग हिम, ऐसे मान लीजिए नोइंग हिम वेल। अब देखो नोइंग हिम वेल आई डॉट 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 कुछ भी, उसको अच्छी तरीके से जानकर या जानते हुए मैंने ऐसा फैसला लिया। तो अब देखो यहाँ पे नो के साथ आईएनजी लगा भी है। तो लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो सेंटेंस है ये सही है, क्योंकि ये टेंस नहीं है, ये कोई वर्ब नहीं है, नो वर्ब है, लेकिन ये काम कर रही है पार्टिसिपल का। अब पार्टिसिपल अलग होता है, मैंने बताया था एक दिन। तो ये पार्टिसिपल है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन इस सेंस में नहीं होगा। इस जगह पर आप नोइंग लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से ये जितनी भी वर्ब आप देख रहे हो सबके साथ आईएनजी का प्रयोग आप यही तो लिखते हो। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या पसंद कर रहा हूँ, ठीक है, पसंद कर रहा हूँ। अब देखो इसी को देख लो, तो आप क्या लिखते हो? आई लाइक यू, यही लिखते हो ना। अरे मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। अब आप कहोगे सर ये तो कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे आईएनजी लगना चाहिए, आई एम लाइकिंग यू। आप यही बोलोगे कि सर आई एम लाइकिंग यू होना चाहिए, सही बोल रहे हो आप। लेकिन स्टूडेंट्स किसी को अगर आप लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो इस नापसंद और पसंद को भी देखा नहीं जाता है। अगर मैं कहूँ आप कितना पसंद कर रहे हो, थोड़ा पसंद करने का तरीका बताओ आप। जैसे खेलने का तरीका है, ऐसे बल्ला करते हो, गेंदबाजी ऐसे करते हो, फील्डिंग ऐसे करते हो, कोई भी खेल हो जो भी उसको बताते हो। लेकिन पसंद कैसे करते हो उस काम को ज़रा बताओ, आप नहीं बता पाओगे। तो ये भी जो है केवल समझने वाली, केवल भावनाएं वाली वर्ब है, इंद्रियों से समझने वाली वर्ब है, इसलिए इसके साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। तो आप लिखोगे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यहाँ तक तो ये चीज़ें सही हैं, यही इसीलिए गोल्डन रूल मैंने लिखा। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात जान जाओ, जो भावनाएं वाली क्रिया हैं, जो इंद्रियों से समझने वाली क्रिया हैं, ठीक है, जो बौद्धिक वर्ब हैं, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी रूल हो गया, इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका दोनों में किया जाता है और अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे देखो
अब स्टूडेंट कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर, ठीक है, आप कोई भी वर्ब, जैसे हियर ही ले लेता हूँ। हियर, आपने हियर लिया, हियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनना। क्लियर? तो आई हियर हिम, मैं उसे सुनता हूँ या मैं उसे सुन रहा हूँ, ये दोनों अर्थ दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हियर को भी देख नहीं सकते आप, तो ये पहली वर्ब हो गई हियर। तो यहाँ तो सही है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पे कर दें द जज इज हियरिंग द केस। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ हियर का मतलब एक और हो गया, सुनवाई करना। अब देखो स्टूडेंट्स, आई हियर हिम, अब इसका भी यहाँ पर है आई हियर हिम, तो चाहे इसको कहो मैं सुन रहा हूँ, ऐसे सुन रहा हूँ, मैं उसे सुन रहा हूँ। अब देख लो, मैं उसे सुन रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसे सुन रहा हूँ, आईएनजी देखो नहीं लगा, देख रहे हो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं किया गया, जबकि हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, तो यहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन जब हियर का मतलब सुनवाई करना होगा, तब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा और आईएनजी का भी प्रयोग किया जाएगा। देख लो आपके सामने है, हियर सुनना, हियर सुनवाई करना। तो जब सुनवाई करना के अर्थ में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस दोनों में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा इंग्लिश में। लेकिन जब हियर मीन्स सुनना होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों की इंग्लिश सेम होगी, लेकिन अर्थ आपको अलग अलग मिलेगा। इसको मैं सुन रहा हूँ भी कह सकते हो, मैं सुनता हूँ भी कह सकते हो। जैसा सेंटेंस जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस टेंस को यहाँ पर लिख दोगे, दोनों के लिए एक ही काम कर जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, जैसे इसको ले लो आप, दूसरा अपीयर। अपीयर मीन्स भी आप जानते हो, अपीयर, अपीयर मीन्स होता है उपस्थित होना, अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना, अपीयर मीन्स होता है निकलना, प्रतीत होना, ये है। लेकिन अपीयर मीन्स और कुछ भी होता है, जैसे आप सेंटेंस ले लो, अपीयर का पहला अगर हम ले लें प्रतीत होना, ठीक है, ये आपका हो गया प्रतीत होना। अब प्रतीत होना के लिए हमेशा लगना या प्रतीत होना, यहाँ पे हमेशा यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ होगा, जैसे ही अपीयर्स टू बी लेज़ी, ही अपीयर्स टू बी लेज़ी, वह आलसी प्रतीत हो रहा है। अब ध्यान दो, अब ये जो देख रहे हो ना, चाहे कहो वह आलसी प्रतीत होता है, यह भी सही है, चाहे कहो वह आलसी प्रतीत हो रहा है, ये भी सही है। अगर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी है कहीं कि वह आलसी प्रतीत हो रहा है, कहीं पर ऐसा आया है हिंदी में, तो इंग्लिश आप यही लिखोगे, और हिंदी में अगर रहेगा वह आलसी प्रतीत होता है तब तो ये लिखोगे ही। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, प्रतीत होना के अर्थ में, लगना के अर्थ में, मालूम होना के अर्थ में हम हमेशा इसका इंडिफिनिट टेंस में ही यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर हिंदी प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, मालूम पड़ रहा भी है, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ इंग्लिश में नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही यूज़ करेंगे। लेकिन स्टूडेंट इसी का अपवाद, अगर इसी का मतलब यहाँ पर प्रतीत होना की जगह निकलना हो जाए, ठीक है, उपस्थित होना हो जाए, उपस्थित होना, तब यहाँ पर यह कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। जैसे द मून इज अपीयरिंग, अब देखो द मून इज अपीयरिंग, चंद्रमा निकल रहा है, ठीक है ना। अब जैसे इधर देख लो, द कल्प्रिट मतलब अपराधी इज अपीयरिंग, ठीक है, इन द कोर्ट।
यानी अपराधी न्यायालय में उपस्थित हो रहा है। देख लो, इसी अपीयर का प्रयोग प्रतीत होना के अर्थ में जब था तो कंटिन्यूअस टेंस के साथ आईएनजी नहीं लगा रहे थे। जब निकलना उपस्थित होना के अर्थ में आ गया तब इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस हैं, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। देख लो आपके सामने है, तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। तो बस इतना नॉर्मल याद रखो, प्रतीत होना, मालूम पड़ना, लगना के अर्थ में अपीयर का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाएगा इंग्लिश में, चाहे वह हिंदी में कंटिन्यूअस क्यों ना हो। क्लियर। दूसरा, अगर इसी अपीयर का अर्थ निकलना, उपस्थित होना हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अपीयर मीन्स प्रकाशित होना भी होता है स्टूडेंट्स। अगर इसी अपीयर का अर्थ प्रकाशित होना हो गया, देखिए लिखेंगे द ऑथर इज़ अपीयरिंग हिज न्यू बुक, यानी लेखक अपनी नई पुस्तक को पब्लिश कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। तो अपीयर मीन्स प्रकाशित होना या प्रकाशित करना भी होता है, तो वहाँ पर भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। ढेर सारे आपको ऐसे वर्ब मिलेंगे जिसमें, ठीक है, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। तो अगला जैसे हम मान लो हम इसको ले लें, टेस्ट, ठीक है, थर्ड वाला ले लें, टेस्ट। टेस्ट मीन्स क्या होता है जी? आप ही बताओ, टेस्ट मीन्स क्या होता है? वो टेस्ट परीक्षा वाली बात नहीं है। टेस्ट मीन्स, ध्यान दो, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद देना, स्वाद देना। अब जैसे देखो, द पुडिंग टेस्ट बेटर, यानी पुडिंग माने होता है खीर, यानी द पुडिंग टेस्ट्स बेटर, यानी खीर अधिक बेहतर स्वाद देती है या दे रही है। अगर स्वाद देने के अर्थ में आएगा, ठीक है ना, टेस्ट का प्रयोग अगर स्वाद देने के अर्थ में यूज़ करोगे तो वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, भले से हिंदी कंटिन्यूअस टेंस में हो। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में समान रूप से करेंगे, इसमें आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, याद रखना। लेकिन टेस्ट का प्रयोग अगर यहाँ पर हम दूसरा ले लें, टेस्ट का प्रयोग हो जाए, ठीक है, स्वाद की जांच करना, ठीक है, स्वाद की जांच करना, जिसको आप बोलते हो चखना, ठीक है, जो आप चख रहे हो। तो वहाँ पर, यहाँ पे तो आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट कहोगे खीर अच्छा, ठीक है, स्वाद दे रही है या देती है, दोनों सही है। लेकिन इसमें स्वाद की जब हम जांच करेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे तब ही इज़ टेस्टिंग द पुडिंग। देख लो, वह ठीक है, खीर के स्वाद को जांच रहा है या खीर को चख रहा है, तो वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग 100% किया जाएगा। लेकिन अर्थ बदल जाएगा, चखना या स्वाद की जांच करना, वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग दोनों में करो, लेकिन अगर स्वाद देने के अर्थ में है तो टेस्ट के साथ कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपका स्मेल है स्टूडेंट्स, स्मेल मीन्स आप जानते ही हो, स्मेल मीन्स क्या होता है? महकना, सुगंध देना। तो महकना यहाँ पे अभी दोनों अर्थ में, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अर्थ में होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर रहेगा जैसे द रोज़ स्मेल्स स्वीट, यानी गुलाब मधुर महकता है, मधुर, ठीक है, सुगंध देता है। हो गया। तो यहाँ पर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो गुलाब मधुर सुगंध दे रहा है या मधुर मीठा महक रहा है। इस अर्थ में आप यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। यह सेंटेंस चाहे कंटिन्यूअस टेंस में हो हिंदी में, चाहे इंडेफिनिट टेंस में हो, दोनों का प्रयोग हम सेम करेंगे। अर्थात स्मेल के साथ जब महकना होगा अर्थ, तो हम केवल इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे टेस्ट का प्रयोग हम स्वाद देने के अर्थ में केवल इंडेफिनिट टेंस में कर रहे थे, हाँ बदला कंटिन्यूअस टेंस में गया, जब स्वाद की जांच कर रहे थे तब कंटिन्यूअस टेंस में भी चला गया। तो इसी प्रकार से ये हो गया। लेकिन स्मेल मीन्स होता है नाक लगाकर सूंघना। ध्यान देना, स्मेल मीन्स होता है सूंघना। स्टूडेंट याद रखना, सूंघना के अर्थ में जब आएगा, जैसे आप फूल ऐसे लगा के ऐसे तो सूंघेंगे ना, नाक के सटाकर सूंघना, इसका शुद्ध अर्थ होता है नाक से सटाकर सूंघना। तो वहाँ पर आप इसको कंटिन्यूअस टेंस में कर लेंगे। जैसे आई एम स्मेलिंग द रोज, मैं गुलाब को नाक से सटाकर सूंघ रहा हूँ। अब यहाँ पर सूंघना के अर्थ में ठीक है रहेगा तो आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन महकना या सुगंध देना के अर्थ में होगा, दुर्गंध भी होता है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से बहुत सारे हैं, आपको खूब वर्ब मिलेंगे इतने वहाँ। तो बस मैंने जो डिफरेंस बताया स्टूडेंट, उस डिफरेंस को याद रखना। जो कार्य दिखाई दे उसका प्रयोग तो सिंपल है, कोई अपवाद नहीं है। जैसे प्ले था, इनका प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में करो, कंटिन्यूअस कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कार्य केवल इंद्रियों से समझे जाएँ, जो महसूस किए जाएँ, जिनको छुआ ना जा सके, जिनको देखा ना जा सके, ठीक है, जो भावनाओं से संबंधित वर्ब होती हैं, ठीक है, ऐसी वर्ब के साथ इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, कंटिन्यूअस टेंस का नहीं किया जाता है। लेकिन उनमें भी जैसे जो अपवाद थे, मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ, जो अपवाद थे जिनका अर्थ अलग अलग था, तो उसमें भी इंडेफिनिट टेंस के अलावा कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जा रहा था। तो यहाँ पर देखो वो चीज़ें मैं बताया आपको। इसी तरह से स्टूडेंट फील है, ठीक है, फील भी एक वर्ब है, FEEL। फील मतलब होता है महसूस करना। अब जैसे आई फील यू बेटर, मैं तुमको अच्छा महसूस करता हूँ, या आई एम फीलिंग बेटर, ठीक है, इसको बता देता हूँ, बड़ा अलग किस्म का है। फील का भी प्रयोग अच्छा होता है महसूस करना के अर्थ में। फील जब महसूस करना के अर्थ में आएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया फील, तो महसूस करना, ठीक है, ये आपका हो गया महसूस करना। तो महसूस करना जैसे आई फील द कोल्ड, मैं सर्दी महसूस कर रहा हूँ या सर्दी महसूस करता हूँ। इसके साथ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई आपसे सेंटेंस क्वेश्चन करता है हाउ आर यू फीलिंग, तो वहाँ पर याद रखना जब उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो वहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग फाइन। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो शब्द देख रहे हो ना, फील के साथ हमेशा कोई न कोई एक एडजेक्टिव आएगा। जैसे ही इज़ फीलिंग हंग्री। अब ध्यान दो, यहाँ पर आप हंगर मत लगाना, इसका मतलब है उसको भूख लग रही है, उसको भूख लग रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हंग्री, भूख माने हंगर होता है। लेकिन जब भी फील शब्द आएगा, फीलिंग, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। हंग्री मीन्स होता है, ठीक है, भूखा, हंगर मीन्स होता है भूख। तो ही इज़ फीलिंग हंग्री, उसको भूख लग रही है, या ही फील्स हंग्री, उसे भूख लग रही है या लगती है।
तो फील का प्रयोग अगर नॉर्मल सेंस में किया जाए तो वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर फील का प्रयोग ऐसा हो जहाँ पर हम कोई बताने के लिए उसका जब हम आंसर दें, ठीक है, तो उसके बाद कोई एडजेक्टिव आती है, एडजेक्टिव देख लो, ए भी एडजेक्टिव है, तो वहाँ पर हम इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और फील मतलब होता है, जैसे हम फील लिखें, फील मतलब होता है नब्ज टटोलना, ठीक है, नब्ज टटोलना। डॉक्टर जैसे नब्ज को टटोलता है तो वहाँ पर भी लिखते हैं, जैसे द डॉक्टर इज़ फीलिंग द वेंस, ठीक है ना, वेंस मीन्स नस, नब्ज, यानी डॉक्टर नब्ज देख रहा है, टटोल रहा है, नब्ज की जांच कर रहा है। तो इसके अर्थ में भी आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ में, नॉर्मल अर्थ में, महसूस करना के अर्थ में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल इंडिफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन जब इनके बाद हमें कोई एडजेक्टिव मिलता है तो वहाँ पर हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और नब्ज टटोलना के अर्थ में भी हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है अंतर स्टूडेंट्स, इन अंतर को आप समझिए और इसको जो है पढ़िए, याद करिए। ऐसे वर्ब आपको बहुत मिलेंगे इंग्लिश में, तो जानो कि कौन इंडिफिनिट टेंस में ही यूज़ होगा, कौन कंटिन्यूअस टेंस में और इंडिफिनिट टेंस में, दोनों यूज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।